परिचय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। अगर आप यूपी उत्तराखंड में रहते हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ा दी है। यूपी में विधायकी के लिए 28 लाख खर्च करने वाले अब 40 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। वहीं जिन राज्यों में खर्च की सीमा 20 लाख रुपए थी उसे भी बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए भी होने वाले खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। पहले लोकसभा में जिन सीटों पर चुनाव खर्च सीमा 70 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि लगभग 1 करोड़। और इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च होने वाले 54 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया है। आपको बता दें कि चुनाव खर्च में इससे पहले 2014 और 2020 में खर्च में बढ़ोतरी हो चुकी है। चुनावी खर्चे को ध्यान में रखते हुए केंद्र चुनाव आयोग ने एक कमेटी का गठन किया और ये बढ़ोतरी उसी कमेटी के सुझाव के आधार पर की गई है। बढ़ोतरी महंगाई दर और राजनीतिक दलों की मांग को ध्यान में रखकर की गई है। किसानों को यूपी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई, जिसके तहत अब निजी नलकूप के लिए बिजली की दरों में मौजूदा समय में 50% छूट दी जा रही है। ट्वीट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला हुआ है। किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित है योगी सरकार। तो मुख्यमंत्री की ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। और यूपी सरकार के कारागार मंत्री जय कुमार जैकी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पूर्व विधायक उनके समर्थकों को मंच से धमकी देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो फतेहपुर जिले के जहानाबाद विधानसभा के अमौली का है, जहां मंत्री ये कह रहे हैं कि एक बार नेता की लड़ाई हो जाए तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। वायरल वीडियो 3 जनवरी का बताया जा रहा है। तो मेरा खून खौलता है। ये लोग, ये दुर्भाग्य है अमौली क्षेत्र का कि इस तरह के नेताओं को जन्म दे दिया। और इस तरह के नेताओं को अगर वो पसंद करते हैं तो मैंने तो कहा है कि खुले मन से कि वो भी देखना है तो वो भी लड़ाई देखना। और जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन ऐसा संग्राम होगा कि इतिहास अमौली का बदलेगा। पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए मसले इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज बरेली में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा समेत तमाम पार्टियों पर एक साथ हल्ला बोल दिया। बरेली की जनसभा में ओवैसी का भाषण पूरी तरह मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा से लेकर संसद तक भाजपा का एक भी मुसलमान सांसद या विधायक नहीं है। जबकि सपा, कांग्रेस और बसपा को भी आड़े हाथों लेते हुए ओवैसी ने कहा कि ये तमाम पार्टियां वर्षों से मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर उनके वोट के दम पर सरकारें बनाती रही, लेकिन किसी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं बरेली में ओवैसी ने किस तरह भाजपा समेत तमाम पार्टियों पर तीखे हमले किए, सुनवाते हैं। में संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लियामान है, एक भी मुसलमान नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है। इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको ये लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं और हम ही तो इसको बचाते हैं, ये हमको छोड़ के कहां जाएगा। तो हुआ क्या कि आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। समाजवादी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए, वो बोलेगा अरे तुम ठहरो, बाजू ठहरो, फिक्र मत करो। अगर आप बोलेंगे ये मेरा मसाइल है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, आप आवाज उठाओ, तो ये पार्टी कहेगी अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के सपने में भगवान के आने वाले बयान पर भी तीखा पलटवार किया है। एक बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा के, उनका नाम शायद हरनाथ साहब है। उन्होंने बीजेपी के सदर को खत लिखा
और कहा कि श्री कृष्णा मेरे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। तो अखिलेश भैया बोले हाँ मेरे ख्वाब में भी आए थे। अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहां पर। इनको ख्वाब में ये दिख कर आए, इनको ख्वाब में वो दिख कर आए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल गोंडा जाने वाले हैं, जहां वो पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अखिलेश यादव कल दोपहर 11:15 बजे गोंडा के पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां वो सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे और मूर्ति के अनावरण के अलावा एक किताब का विमोचन भी करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से पंडित सिंह का निधन हो गया था। विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में से एक थे। उनकी गिनती दिग्गज सपा नेताओं में होती थी। देश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल गोंडा में कार्यक्रम है। पूर्व स्वर्गीय मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से मूर्ति लगाई गई है। कल लगभग 11 बजे यहाँ पर आएंगे, मूर्ति का अनावरण करने के बाद माल्यार्पण करेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह के सगे भाई नरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारी की जा रही है। कल क्या कार्यक्रम है, कल क्या आने वाला है? कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय अखिलेश यादव जी का निर्धारित हुआ है कल के लिए 11:30 बजे। यहाँ मूर्ति का अनावरण होना है और पुस्तक का विमोचन होना है। इस दो परिजनों से भी मुलाकात भी करेंगे। हाँ, परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद आधे घंटे बाद चले जाएंगे। यही कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। मूर्ति का अनावरण के बाद पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। उसके परिजनों से जो मुलाकात करने के बाद वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कृष्ण कुमार बिगंगा, गोंडा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के बीच कोरोना का बढ़ता संक्रमण पुलिस महकमे के लिए भी बड़ी चुनौती है, जिसे लेकर पुलिस महकमा सभी जरूरी कदम उठा रहा है। अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की व्यवस्था तो की गई, उनके साथ ही रुकने ठहरने और टीकाकरण के इंतजाम भी किए गए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का क्या इस मसले पर कहना है, सुनवाते हैं। होने वाले चुनाव के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सजग है और यूपी पुलिस अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराकर इसमें सफल उतरेगी, इसका हमें विश्वास है। इसके लिए पर्याप्त तैयारियां की गई हैं। इस बार पोलिंग सेंटर्स की और पोलिंग स्टेशंस की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वो कोविड कंसिडरेशंस को मद्देनजर रखते हुए की गई है। और विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर काम तेज हो गया और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की लखनऊ में मुलाकात हुई। दोनों के बीच जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में लंबी मुलाकात चली। जयंत चौधरी ने कहा कि जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहले ही गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद सपा और राष्ट्रीय लोकदल की 2 बड़ी रैलियां भी आयोजित हो चुकी हैं, लेकिन सीट बंटवारे का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। तो ये मुलाकात की तस्वीर है और इसके बाद दोनों नेताओं ने ट्वीट करके गठबंधन की बात कही। यूपी चुनाव 2022 को जीतने के लिए सभी पार्टियां जी जान से जुटी हैं। समाजवादी पार्टी ने बदायूं के दातागंज विधानसभा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया, जहां पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने भाजपा पर निशाना साधा। राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा की जन विश्वास यात्रा उसकी अंतिम यात्रा है और भाजपा ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसमें जो भी बैठा उसका डूबना तय है। इस दौरान उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक को ड्रामेबाजी बताया। जनता को बीजेपी ने दुख और दर्द देने का काम किया है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में भी छेड़खानी की जा रही। ये अब ढकोसलेबाजी, ड्रामाबाजी बंद होगी, अब ड्रामा कंपनी बंद होगी। जनता खड़ी हो गई है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश में।
मिशन यूपी 2022 के लिए हर पार्टी अपना अपना हित साधने में लगी। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आज जौनपुर में एक जनसभा में पहुंची, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अहम बयान दिया। अनुप्रिया ने कहा कि यूपी में पार्टी सीटों पर विस्तार चाहती है और इसे लेकर गठबंधन में सीट बंटवारे पर लगातार बातचीत चल रही है। हमारी सीटों के बंटवारे पे अभी वार्ता जारी है। जब वो अंतिम स्वरूप पर पहुंचेगी तो आपको सीटों की संख्या बतानी है। पार्टी विस्तार के बारे में सोचती है। फिलहाल हमारी बातचीत जारी है। अंतिम निष्कर्ष आपको बताएंगे कुछ समय में। और कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से एक और पार्टी अब चुनाव प्रचार से बैकफुट पर आ गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमाम पार्टियों ने अपनी रैलियां और जनसभाएं रद्द कर दी हैं और अब आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियों और जनसभाओं को फिलहाल रद्द कर दिया है। आम आदमी पार्टी 8 जनवरी को होने वाली वाराणसी की जनसभा को रद्द करते हुए अब वर्चुअल सभा करेगी। वहीं 9 जनवरी को साहिबाबाद और 10 जनवरी से पश्चिमी यूपी में शुरू होने वाली यात्राओं को भी रद्द कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह के मुताबिक अब सिर्फ वर्चुअल मीटिंग होगी। सभी लोगों को पार्टी की तरफ से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जूम मीटिंग के लिंक भेजे जाएंगे। जैन साथियों, कोविड की महामारी एक बार फिर विकराल संकट और चुनौती के रूप में हम सबके सामने आई है। एक दिन में 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 4 जनवरी को 534 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की होने वाली सारी चुनावी रैलियों और सभाओं को रद्द कर दिया गया है। 8 जनवरी को वाराणसी, 9 जनवरी को साहिबाबाद और 10 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली यात्राएं रद्द कर दी गई हैं। अब मैं आप लोगों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ूंगा, यानी आपको किसी स्थान पर इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने घरों में बैठ के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूम, यूट्यूब, इन तमाम माध्यमों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कहीं इकट्ठा होने की, कहीं बाहर आने की ज़रूरत नहीं। अपने घर पर बैठ के आप इन माध्यमों से मुझसे जुड़ सकते हैं। देश में कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन रैलियों और जनसभाओं की दौर जारी है, जिस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचिका दाखिल की गई। ये याचिका वकील चंदन कुमार ने दाखिल की है, जिसमें चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों की रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को सभी रैलियां वर्चुअल कराने का निर्देश दे। और पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई। यूपी में कहीं पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ नारेबाजी और उनका पुतला फूंका जा रहा है, तो कहीं मंदिरों में पीएम की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर श्रावस्ती की है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने चन्नी का पुतला फूंका। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की गई, वहीं काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की गई। तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर दूधेश्वर नाथ मंदिर में महंत नारायण गिरी ने रुद्राभिषेक कर पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर, जहां उन्होंने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती की। इसके बाद सीएम योगी ने वहां पर एक बैठक भी की। काशी दौरे पर सीएम योगी ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पंजाब के अंदर जो कुछ भी हुआ है वह भारत की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की एक सरकार का है तो आप अनुमान कर सकते हैं, पूरा देश अनुमान कर सकता है कि देश के अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, आम नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसे होगा। वही पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर साधु संत समाज की ओर से भी प्रतिक्रिया आने लगी है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ हो सकता है।
बड़े दुर्भाग्य के साथ हमको कहना पड़ा है, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से बयान दिया जा रहा है बहुत निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा किया जाए उतनी कम है। इनको तो संवैधानिक तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ करोड़ों का शिलान्यास करने के लिए पंजाब जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जिस प्रकार से तथाकथित खालिस्तानी आतंकवादी के द्वारा पहले से सुनियोजित तरीके से वहां पर प्लानिंग करके बॉर्डर पे रोकने का जो कार्य किया गया बहुत निंदनीय है। इसकी पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन और कन्नौज के इत्र कारोबारी याकूब परफ्यूमर्स के ठिकानों पर 5 दिन से चल रही छापेमारी में कई अनियमितताएं मिली। दोनों के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के 40 से ज्यादा ठिकानों में 88 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितताएं पाई गई हैं। साथ ही इनकम टैक्स ने दोनों कारोबारियों के घर, दफ्तर से मिले करोड़ों रुपए के कैश को जब्त कर लिया है। दोनों के देश विदेश की कंपनियों के काफी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनमें टैक्स चोरी के साक्ष्य मिले हैं। एबीपी गंगा के संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने जायजा लिया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के ठिकानों पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड को लेकर सियासत भले गर्म हो गई हो, विपक्षी दल भले सरकार पर हमलावर हो रहे हों, लेकिन छापेमारी में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी और अन्य कई तरह की गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। पंपी जैन और कन्नौज के इत्र कारोबारी याकूब परफ्यूमर्स के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के 40 से अधिक ठिकानों से 88 करोड़ रुपए का गड़बड़ घोटाला पाया गया है। इनकम टैक्स की छानबीन में पता चला है कि पंपी जैन ने बिक्री कम दिखाकर टैक्स चोरी की है, स्टॉक में मैनिपुलेशन किए हैं, फर्जी अकाउंट बुक बनाई गई हैं, साथ ही अपनी कंपनी का प्रॉफिट ऐसी कंपनियों में शिफ्ट किया जिन्हें टैक्स से छूट मिली हुई है। मुंबई में उनकी कंपनी प्रगति अरोमा के हेड ऑफिस से 35 से 40% बिक्री कच्चे बिल पर किए जाने और बोगस पार्टियों से 5 करोड़ रुपए की खरीदारी करने की बात भी सामने आई है। यह भी पता चला है कि अनअकाउंटेड इनकम को मुंबई और यूएई के कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाया गया था। इनकम टैक्स की टीम ने उनके कई बैंक लॉकर भी जब्त किए हैं, जिनकी छानबीन अभी जारी है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और आगरा में जूता कारोबारियों के ठिकाने पर आयकर विभाग की जांच की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। आयकर अधिकारियों ने 3 ठिकानों की जांच पूरी कर ली और बाकी 12 ठिकानों से साक्ष्य तलाशने में जुटे रहे। खबरों के मुताबिक उनके हाथ कई दस्तावेज लगे हैं, साथ ही फैक्ट्रियों पर स्टॉक का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इन कारोबारियों के कई खाते और लॉकर भी सीज किए गए हैं। आगरा में अखिलेश यादव के करीबी मन्नू अलग के लाजपत कुंज स्थित आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान क्या हुआ, इसका एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने जायजा लिया। मंगलवार सुबह 7:30 बजे से आयकर विभाग की आगरा के जिन जूता कारोबारियों के यहाँ जो रेड चल रही है वो आज भी जारी है और आज तीसरा दिन है। और ऐसे में लगातार ये कहा जाए इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी चल रही है और ऐसे में 15 ठिकानों में से 3 ठिकानों पर जो जांच है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो जानकारी मिली है उसमें 12 इस समय जो ठिकाने हैं वहाँ लगातार अधिकारी साक्ष्य तलाशने में जुटे हुए हैं। उनके हाथ कई सारे महत्वपूर्ण कागजात लगे हैं। एक ही पते पर चल रही कई कंपनियों की औपचारिकताओं, लीज डीड, रेंटल इनकम आदि से जुड़े तमाम जो कागजात शामिल हैं और ऐसे में फैक्ट्रियों पर बने माल के साथ ही स्टॉक का भी ब्यौरा खंगाला जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी मनु अलग के यहाँ तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। कुल मिला के इस मामले में अब राजनीति भी तेज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि जितने छापे पड़ेंगे उतनी ही समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और उन्होंने इस समय चुनाव से पहले इन लगातार समाजवादी पार्टी के करीबियों पर जो छापे पड़ रहे हैं उस पर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। और मऊ पहुंची भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी ने बुनकरों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उसे सीएम तक पहुंचाने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने पहले की तरह फ्लैट रेट पर बिजली मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया है। तो बेटर ट्रेनिंग हो, उसका स्केल जो है वो बेटर किया जाए, बेहतर किया जाए, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को लागू किया जाए, बिजली की जो थोड़ी बहुत इराटिक बिजली उसको बेहतर बनाया जाए, श्रमिकों के लिए अच्छे स्कीम्स लागू की जाएं।
इन सब बातों पर, और युवाओं ने भी टेक्निकल कॉलेजेस की मांग की है, तो इन सब बातों को लेकर आज हमने इन लोगों के सुझाव ग्रहण किए हैं